बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से दो बयानात आज जारी किए गए हैं और पिछले 10 रोज़ से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर आर्मी चीफ की तकर्री को लेकर बहुत सारे बयानात दिए जा रहे हैं और इसमें नून लीग पेश है। राय साहब, इन बयानात की नौयत क्या है, टाइमिंग क्या है और क्यों दिए गए और कहा गया कि ये किसका इस्तेहकाक है? ये एक मेजर डेवलपमेंट है, इससे पहले इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, लेकिन हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि अब क्यों कहा जा रहा है और इसके पीछे क्या कहानी है। दूसरी अहम खबर राय साहब, मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिस पर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर। और तीसरी खबर राय साहब, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने, इमरान खान ने बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एजेंट करार दिया है। क्यों करार दिया, इसकी वजूहात क्या हैं और अब तक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है कि उन्हें ये टाइटल दिया गया एजेंट का नून लीग के, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। राय साहब, आज का बयान ख्वाजा आसिफ साहब, आपको याद होगा खान साहब के गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में राय साहब उनसे ये सवाल किया गया और बाद में भी लोगों ने किया कि किसकी तकर्री, आर्मी चीफ की तकर्री का मामला ज़ेरे बहस आया, नवंबर में होना था। उन्होंने कहा कि मुझे तो याद भी नहीं है और ये तो बात जब होनी थी तकर्री तब हमने करनी थी, तो हमें नहीं पता कि ये क्यों बात की गई और कहाँ पे मामला थे। लेकिन अब नून लीग ने जो स्ट्रैटेजी इख्तियार की है, क्योंकि मामलात बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि अक्टूबर तक मामला है, नवंबर तक मामला है, और ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा और जो पॉलिसी इख्तियार की गई है वो कहते हैं कि जब वक्त आएगा वज़ीर-ए-आज़म मेरिट के मुताबिक आर्मी चीफ तैनात करेंगे और ये इस्तेहकाक है आर्मी चीफ की तकर्री का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और कोई चीज़ वज़ीर-ए-आज़म को इससे रोक नहीं सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती नवंबर में होनी है और तैनाती में अभी 7 माह बाकी हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब भी इस हवाले से जो है वो बयान दे चुके हैं। लेकिन राय साहब, ये बात यहाँ नहीं ख़त्म होती। मैं चाहूँगा कि इस पर भी कमेंट करें और फिर इसके बाद जो मरीम नवाज़ ने बयान दिया है मैं उस पर अलहदा से बात करूँगा, क्योंकि वो भी यही बात कर रही हैं कि ये इमरान खान का इस्तेहकाक नहीं है, इमरान खान की मर्ज़ी नहीं है, ये फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म ने करना है। जी राय साहब। पहले तो हाशमी साहब मरियम नवाज़ पे बात करते हैं जी, क्योंकि मरियम नवाज़ का ये बयान, पूरा बयान पढ़ने की ज़रूरत है और मैं ये भी तजवीज़ देता हूँ कि मरियम नवाज़ का ये बयान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी पढ़ाया जाए, अगर उनकी नज़र से नहीं गुज़रा तो उनकी नज़र से गुजारा जाए, और GHQ में जितने भी हमारे आला फ़ौजी अफसरान हैं, जितने हमारे कोर कमांडर्स हैं और जितने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, ख़ास तौर पर जो पोटेंशली अगला आर्मी चीफ बन सकते हैं और उसके लिए एलिजिबल हैं, उनकी नज़र से ये बयान ज़रूर गुजरना चाहिए। क्योंकि अब मामला ये आ गया है, हालात ये आ गए हैं, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है पाकिस्तानी अवाम पर और पाकिस्तान के फ़ौज के ऊपर भी, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर भी, कि मरियम नवाज़ जो अदालत से नाअहल हैं, जो सज़ा याफ्ता हैं, जो एक फ़्रॉड की मुजरिम हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फ़्रॉड किया, अब वो ये बयान दे रही हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर हम करेंगे, हम आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर करेंगे। पहले तो मरियम नवाज़ से पूछा जाए कि आप किस कैपेसिटी में आर्मी चीफ की तकर्री करेंगी? आप तो कौमी असम्बली की मेंबर भी नहीं हैं, कोई सरकारी ओहदा आपके पास नहीं है, हो भी नहीं सकता क्योंकि आप अदालत से नाअहल हैं। तो फिर आप किस हैसियत में ये कह रही हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री हम करेंगे? ये तो अब हमारे इदारों के लिए भी एक सोचने का वक्त है कि वो मरियम नवाज़ जो आज़ाद कश्मीर में ये नारे लगवाती थी कि इस फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत हो गई है और आज़ाद कश्मीर में लोग इस फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, अब वो ये कह रही हैं कि हम, ये बयान आप पूरा पढ़ें, कि हम मेरिट पर तकर्री करेंगे, यानी अगले आर्मी चीफ का फ़ैसला मरियम नवाज़ साहिबा करेंगी। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क के इदारे किधर जाएंगे, ये मुल्क किस सिमत में जा रहा है।
और कम से कम एक कोई पैगाम ही सख्त किस्म का दे दें कि ये मरियम नवाज़ हुकूमत के मामले में इंटरफेरेंस ना करें। चलें, हुकूमत के मामले में आप पैगाम नहीं दे सकते, आपकी कोई मजबूरी होगी, क्योंकि इस हुकूमत को जिस तरह से लाया गया है हो सकता है आपकी कोई मजबूरियां हों, लेकिन कम से कम ये पैगाम तो दे दें कि आर्मी के मामलात में मुदाखलत ना करें। ये हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे तक पहुँचते हैं, इनका बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ये इनकी पूरी ज़िंदगी जो है फ़ौज के अंदर इन्होंने वक्फ की होती है, और अब इनकी किस्मत का फ़ैसला कौन करेगा, अगला आर्मी चीफ कौन होगा, फ़ौज की किस्मत का फ़ैसला कौन करेगा, इदारे के चीफ का फ़ैसला कौन करेगा। और हमें ये पता है कि हमारी जो सलामती है मुल्क की वो फ़ौज से जुड़ी होती है, लेकिन ये तमाम फ़ैसले कौन करेगा? मरियम नवाज़। क्योंकि मरियम नवाज़ चाहती ये हैं, और ये हकीकत भी है, कि वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ बने बल्कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक्ट भी करें। ये बहुत से लोगों को अजीब लगता होगा कि मरियम नवाज़ के पास अगर कोई ओहदा भी नहीं है, वो रुकने कौमी असम्बली भी नहीं है, फिर वो इस तरह की बातें कि कभी इमरान खान साहब के एहतसाब की बात, कभी आर्मी चीफ की तकर्री की बात, ये वो क्यों करती हैं? और ये जो कुछ व्हाट्सएप जाली वो लीक करती हैं कुछ सहाफ़ियों को, ये किस कैपेसिटी में करती हैं? तो उन लोगों को ये खबर हो कि मरियम नवाज़ इस वक्त डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी इस वक्त अमली तौर पर मरियम नवाज़ के जो अहकामात हैं वो चलते हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ को ये भी खौफ है कि अगर मैं डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर ना बनी तो मियाँ नवाज शरीफ जो तायात नहल हैं अभी तक, उनकी सियासत और मेरी सियासत पस मंज़र में चली जाएगी। इसलिए अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो मरियम नवाज़, जिनके लिए इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत मनफी जज्बात पाए जाते हैं, वो डंके की चोट पर कह रही हैं कि अगले आर्मी चीफ का तकर्रुर हम करेंगे, यानी 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स और कभी कभार 6-7 जनरल्स की जो लिस्ट जाती है वो मरियम नवाज़ के पास जाएगी, और मरियम नवाज़ फैसला करेंगी कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। राय साहब, ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने जो ये बयान दिया है कि मेरिट के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे। अच्छा, अब मेरिट तो राय साहब ऑब्वियसली एक मेरिट है जिसे फॉलो किया जाना है। मरियम नवाज़ इमरान खान को क्यों ये बार बार धौंस और गुंडागर्दी की बात कर रही हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब को ये बयान देना, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि इस हुकूमत से जो मुंतखब हुकूमत नहीं है और इसकी कोई हैसियत नहीं है, आप क्यों तकर्रियाँ करवाना चाहते हैं। और ये इनकी तकर्रियाँ यानी पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के जो अहम पोस्ट हैं आर्मी के हवाले से, इसकी तकर्री का हक इस वज़ीर आज़म के पास नहीं होना चाहिए, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा करवाया था। देखें, अगर आप आइन की बात करें तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास आर्मी चीफ के तकर्रर का इख्तियार होता है। जैसे खान साहब के पास अख्तियार था DGISI लगाने का भी। उस वक्त पूरी मुस्लिम लीग नून ने ये कैंपेन की थी, और शाहिद खाकान अब्बासी ने टीवी पर आकर ये कहा था, और इस वजह से कहा था कि मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ ने यह हदायत की थी कि अब आप ये कहें कि आइन के तहत DGISI लगाने का अख्तियार आर्मी चीफ का होता है। हालांकि ये अख्तियार आर्मी चीफ का नहीं होता। DGISI प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, ये अख्तियार हमेशा प्राइम मिनिस्टर का होता है। अब अगर ये एक मुंतखब हुकूमत होती, शहबाज शरीफ आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते, तो बिल्कुल उनका एक आइनी इस्तेहकाक होता कि वो आर्मी चीफ लगाएं, चाहें तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें, जिसको वो DGISI मुनासिब समझते हैं DGISI लगाना चाहें उसको DGISI लगा दें। लेकिन यहाँ पर इशू कुछ और है। यहाँ इशू ये है कि ये बात साबित हो चुकी है कि शहबाज शरीफ एक इम्पोर्टेड हुकूमत के तौर पर बैरूनी साजिश के ज़रिए मुसल्लत किए गए हैं। और ये बात इस्टेब्लिश कहाँ साबित हुई? जो अस्करी और सिविल आला तरीन फोरम है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वहाँ जब ये बात इस्टेब्लिश हो गई है तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि शहबाज शरीफ का आइनी इस्तेहकाक नहीं है कि वो इतनी अहम नौयत की तकर्री करें। फिर जो मेरिट की बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ, देखें, एक तो ये आइन में और कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जब आप किसी लेफ्टिनेंट जनरल को
4 स्टार जनरल बनाते हैं, 3 स्टार जनरल से 4 स्टार जनरल, यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी या आर्मी चीफ, तो वो सबसे ज़्यादा सीनियर हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जब इनको आर्मी चीफ लगाया गया था तो ये आईजी ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे। सीनियरिटी लिस्ट में ये पहले नंबर पर नहीं थे। जब जनरल राहिल शरीफ को आर्मी चीफ लगाया गया था, इत्तफाक से वो भी आईजी ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे और वो भी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं थे। और पिछले 3 अशरों में सिर्फ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी एक ऐसे आर्मी चीफ थे कि जिस वक्त वो आर्मी चीफ बने वो सीनियरिटी में पहले नंबर पर थे। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं कि मेरिट पर करेंगे। मेरिट तो यही होता है कि जो 7 लेफ्टिनेंट जनरल्स की फाइल जाती है, कभी 5 की जाती है, कभी 6 या 7 की जाती है, उसके ऊपर एक आर्मी चीफ का इनपुट होता है जो आउटगोइंग आर्मी चीफ होता है। किसी प्राइम मिनिस्टर के पास अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी होती हैं उसी 7 रुकनी या 5 रुकनी पैनल के मुतल्लिक, और उसके बाद वो फैसला करता है। अब इनका जो मेरिट है, यानी नून लीग का मेरिट ये होता है आर्मी चीफ के मामले पर कि एक ऐसा आर्मी चीफ लगाएं जो हमारे सियासी मकासद पूरे करे। ये समझते हैं कि हमने आर्मी चीफ लगा दिया, अब ये हमारा सियासी चीफ बन जाए, हमारे सियासी मकासद पूरे करे। इससे पहले मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक साबिक आर्मी चीफ को BMW कार देने की ऑफ़र कर चुके हैं। एक दफ़ा लाहौर में उनको BMW कार देने की कोशिश की, इन्होंने चाबी उनके हाथ में थमाने की कोशिश की और उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में पता चला कि मियां नवाज शरीफ ने कई कोर कमांडर्स को इसी तरह नवाजा कि उनको कार्स वगैरह दी। और फिर मरी में एक मीटिंग हुई जहां शहबाज शरीफ ने कहा कि जब मियां शरीफ मरहूम जिंदा थे तो कहा कि मियां शरीफ की ख्वाहिश है कि ये BMW गाड़ी आप ले लें, लेकिन उस वक्त भी गाड़ी नहीं ली गई, शुक्रिया के साथ वापस कर दी गई। इनका मकसद तो ये होता है कि जो भी चीफ बने वो हमारे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो, वो फौज का चीफ ना हो। तो ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं कि हम मेरिट के ऊपर इंतखाब करेंगे, ये मेरिट पर तकर्रुर करेंगे, पहले तो एक ये समझ लें कि इनकी पूरी कोशिश होगी कि नए चीफ को हम अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। और दूसरा, ये ख्वाजा आसिफ फ़ौज के कितने खैरख्वाह हैं ये सबको पता है। इन्होंने अमेरिका में जाके भी फ़ौज के मुतल्लिक एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था कि कोई दुश्मन भी हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस किस्म की बात नहीं कर सकता। तो इस वक्त जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उन्होंने 3 बड़े ज़बरदस्त किस्म के नुकात जो हैं वो बयान किए हैं। और बड़े ऐसे जनरल्स जो कि सेक्रेटरी दिफा भी आपके रह चुके हैं, मिसाल के तौर पर जनरल नईम लोधी। अब वो कहते हैं कि इस हुकूमत में वो अरकान भी शामिल हैं जो कहते थे कि दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, वो भी शामिल हैं जो कि बैरूने ममालिक से फंडिंग लेकर इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करते थे, वो भी शामिल हैं जिन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक कहा कि हम इक़्तिदार में आके आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे, जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की ये कहकर कि सिपाही आर्मी चीफ का हुक्म ना माने। लेकिन वो सारे अनासिर जो हैं वो इस वक्त इस हुकूमत का हिस्सा हैं और उनका तासुर ये था कि असल में फ़ौज के दिल भी अंदर से बहुत दुखे में हैं। और हाशमी साहब, एक कुदरती बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि जिस किस्म के इल्ज़ामात मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ लगाते रहे हैं, जिस तरह की गालम गलोच वो हमारे फ़ौज के साथ करते रहे हैं, हमारे वो सिपाही जो अगले महाज़ों पर शहादतें देते हैं, हमारे वो सिपाही जो कि अपने अहले खाना से बिछड़ कर कई माह अगले महाज़ों पर डटे हुए होते हैं दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, क्या उनके दिलों पर गुजरी होगी जब ये अपनी फ़ौज को पूरी दुनिया में तनहा करने की कोशिश कर रहे थे, अफ़गानिस्तान की कठपुतली हुकूमत और इंडिया के साथ खड़े हुए थे? तो क्या वो सारी बातें भूल गए होंगे? हो सकता है कि ऊपर कुछ लोग ऐसे हों फ़ौजी क़यादत में कि वो ये बातें भूल गए हों, लेकिन फ़ौज के जो सिपाही हैं और फ़ौज के अंदर बहुत बड़ी जो मेजॉरिटी है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, जो दबाव के बावजूद बार बार बता रहे हैं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत की फ़ौज के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। राज़ साहब, खान साहब अपने बहुत सारे अहदाफ जो हैं
उन्हें बहुत तेज़ी के साथ पूरा कर रहे हैं। टारगेट्स उन्होंने सेट किए हुए हैं और बिल्कुल उसी तरह जैसा वो माजी में भी करते रहे हैं, टारगेट्स बनाए जाए फिर उन्हें अचीव किया जाए और अपने जो टारगेट्स बहुत जल्दी वो पूरे भी कर लेंगे। पैगामात दे रहे हैं, इदारों को अंडर प्रेशर कर दिया है, अदालतों को अंडर प्रेशर कर दिया है। अपोजिशन जो अब मौजूदा हुकूमत, मुत्तहिदा हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये पूरी अंडर प्रेशर हमें नज़र आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग के लिए शायद एक्सेप्टेबल एक दूसरे के लिए इसलिए होंगे क्योंकि उनका मुकाबला खान साहब से है और खान साहब ने इन तमाम लोगों को अंडर प्रेशर कर दिया। लेकिन राजा साहब, एक पैगाम जो देने का सिलसिला जारी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। खान साहब बहुत सारे इदारों को भी पैगाम दे रहे हैं, अदालतों को भी पैगाम दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उन्होंने कह दिया कि जनाब ये एजेंट है नून लीग का, और बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो पैगाम दिया है आर्मी चीफ को, और इससे पहले भी दिया, लेकिन ये जो लेटेस्ट पैगाम दिया राय साहब, ये पैगाम क्या है और अब फिर होगा क्या? क्योंकि टाइमिंग, अब आपका मुकाबला वक्त के साथ है और टाइम, रेस अगेंस्ट टाइम जो इस वक्त चल रही है। पीटीआई के हवाले से भी नून लीग अपने आप को पोजीशन कर रही है, पीपल्स पार्टी पोजीशन कर रही है, और ऑब्वियसली पूरा का पूरा निज़ाम इस वक्त पोजीशन ले रहा है जहाँ पे उसे रहना है या नहीं रहना। ये एक ट्रांजिशनल फेज से तमाम चीज़ें गुजर रही हैं। पैगाम क्या दिया है खान साहब ने? देखें, खान साहब के पैगाम के दो हिस्से हैं। एक पैगाम इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, फ़ौजी क़यादत के लिए है, एक पैगाम आवाम के लिए है। अब पहले जो उनका इस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम है, उसमें वो बड़े नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने असल में अब ये बात की है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का दूसरा इजलास हुआ, उसमें ये कहा गया कि मदाखलत के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी अपने पहले इजलास के एलामिया पर कायम है, यानी उसको इंडोर्स करती है। लेकिन दूसरे एलामिये में साथ ये लिखा गया, ये एक इजाफी लफ्ज़ शहबाज शरीफ की फरमाइश पर लिखा गया कि ये साजिश नहीं थी और कोई साजिश नहीं हुई। तो इस पर खान साहब अब जो पैगाम दे रहे हैं बिटवीन द लाइंस, वो दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को। और उन्होंने कहा कि मदाखलत जो होती है वो असल में साजिश का आखिरी हिस्सा होती है। यानी पहले साजिश की जाती है, एक जाल बुना जाता है, जब वो साजिश के मोरे तमाम तैयार कर लिए जाते हैं और तमाम साजिश के किरदारों को एग्री कर लिया जाता है, तो उसके बाद फिर मदाखलत का मरला आता है, यानी उस साजिश के ऊपर अमल दरामद को कहते हैं मदाखलत। तो खान साहब ने कहा कि ये जो मदाखलत की बात की जा रही है, यही असल में सबसे बड़ी साजिश थी और ये इस्टेब्लिश हो गया। तो असल में वो इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रहे थे कि आप इस किस्म का स्टांस ना लें, क्योंकि आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये धमकी आमेज़ मरासला खुद देख चुके हैं। आप खुद कह चुके हैं कि ये एक नाकाबिले कबूल पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत थी, और मदाखलत भी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से थी। यानी ये मदाखलत किसी और हवाले से नहीं थी, कोई इंसानी हुकूक के मामले के हवाले से नहीं थी, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से थी। और बहुत ही एतमाद के साथ खान साहब ने कहा कि हमारे अमरीकी सफ़ीर के साथ अमेरिका का अंडर सेक्रेटरी मिला और धमकी दी, और धमकी इस तरह से दी कि अगर खान साहब को ना हटाया तो फिर नताइज भुगतना पड़ेंगे पाकिस्तान को। अच्छा, एक तो ये पैगाम खान साहब ने बिटवीन द लाइंस पहुंचा दिया, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पैगाम ये भी था कि उन्होंने ये बात दोहराई कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने NRO दिया बतौर आर्मी चीफ नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, और ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा धोखा था, मुल्क के साथ बहुत बड़ी गद्दारी थी। और अब तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल स्टैंस ये है कि NRO 2 दिया जा रहा है। तो ये खान साहब का इशारा किसकी जानिब है? जब वो परवेज़ मुशर्रफ की बात करते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका के दबाव पर NRO दिया पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, और उनको हुकूमत में लेके आए। आपको याद है कि 2008 से 2013 की जो हुकूमत थी, उसमें भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। वो बाद में नून लीग अलग हो गई थी, लेकिन बिल्कुल यही सिचुएशन थी जो अब सिचुएशन बनी है। उस वक्त भी अमेरिका ने डील कराई थी, अभी भी अमेरिका ने डील कराई। उस वक्त साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर दबाव डाल के डील करवाई गई थी, और अब खान साहब यही पैगाम दे रहे हैं कि एक दबाव के नतीजे में ये एक डील करवाई गई है। अच्छा, अब इसमें एक बात ये भी अहम है कि एक ख़बर भी है कि शीरी मज़ारी
जो बहुत वोकल हैं, जिन्होंने ये बात सबसे पहले कही थी कि मरासले के अंदर क्या अल्फाज लिखे हुए, एग्जैक्ट वर्ड्स उन्होंने लीक कर दिए। इसके ऊपर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि NRO2 दिया जा रहा है एक मकामी सहूलतकार के ज़रिए, और उसमें भी उन्होंने इशारे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब किए। अब उसके बाद शीरी मज़ारी ख़ुद अपने बयान में ये कह रही हैं, और ये ट्वीट भी किया उन्होंने, कि पहले उनके फ़ोन टैप किए जाते थे, अब उनके घर कुछ लोग आए रात के वक्त और उन्होंने कहा कि मेरे घर के ऊपर खुफिया आलात नस्ब किए गए, और साथ उन्होंने लिखा कि मेरा फ़ोन नंबर तो नामालूम अफराद आपके पास पहले ही मौजूद है, अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे बराह रास्त पूछ लें, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो ये शीरी मज़ारी किससे कह रही हैं? किसने खुफिया आलात वहाँ पे लगाए होंगे, या पाकिस्तान के अंदर कौन खुफिया आलात लगा सकता है? एक ऐसी खातून के घर जो कि अभी कुछ दिन पहले तक मिनिस्टर थी और बड़ी बाअसर मिनिस्टर थी। तो ये इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिनके ऊपर लोग बात करने से कतराते हैं, इन ज़मीनी हक़ाइक़ को देखने की ज़रूरत है। और इस तरफ खान साहब इशारा कर रहे हैं, इदारों को बार बार याद भी करवा रहे हैं कि मैं फ़ौज को कमज़ोर नहीं करना चाहता, फ़ौज को तकसीम नहीं करना चाहता, मैं फ़ौज को मुत्तहिद और मजबूत देखना चाहता हूँ, लेकिन कोई ऐसा इक़दाम ना करें कि जिससे इस तहरीक का रुख मुड़ जाए। बार बार वो कह रहे हैं, अपने लोगों को भी मना कर रहे हैं कि जो लोग फ़ौज से गिले शिकवे कर रहे हैं, वो गिले शिकवे अगर कर भी रहे हैं तो एक दायरे के अंदर रह के करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे फ़ौज को नुकसान पहुँचे, और होना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही वो एक कॉशन भी दे रहे हैं कि इस तरह के इक़दाम ना किए जाएँ जिससे इस तहरीक का रुख मुड़ जाए। दूसरा उनका मैसेज जो है वो आवाम के लिए था, और वो मैसेज ये था, एक मैं आपको बता दूं कि कुछ पैगामात खान साहब को पहुंचाए गए थे अभी रिसेंटली बनी गाला में, और उन पैगामात का मुख्तसरन लुब्बे लुबाब ये था कि अगर खान साहब लॉन्ग मार्च ना करें, और अगर वो लॉन्ग मार्च करते भी हैं तो ये 1-2 दिन का लॉन्ग मार्च हो, वो धरना ना दें, तो फिर उनको अगले इलेक्शन में एक मुनासिब माहौल मिल सकता है, एक फेवरेबल, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक पैगाम दिया गया कि आपके लिए हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। लेकिन खान साहब ने उस पैगाम के ऊपर पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया, और खान साहब ने अब आवाम को पैगाम दिया है कि हर सूरत में लॉन्ग मार्च होगा, हर सूरत में धरना भी होगा, और जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं कर दिया जाता उस वक्त तक ये धरना चलेगा। और आज तो खान साहब ने यह भी कह दिया कि मेरी कॉल के ऊपर 20 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे। मैंने आपको इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट हैं कि खान साहब की जो लॉन्ग मार्च की कॉल है, इसमें 15 लाख के करीब लोग आ सकते हैं इस्लामाबाद। यानी ये डेफिनेटिव बात तो नहीं थी, लेकिन उनका अपना अंदाज़ा, उनकी असेसमेंट है कि 15 लाख लोग इस्लामाबाद आ सकते हैं। अब 15 लाख लोग इस्लामाबाद आ गए तो फिर किस तरह से हालात काबू में रहेंगे? दूसरा, खान साहब ने जो तहरीक की जो शिद्दत है, तहरीक की शिद्दत और ख़ान साहब की संजीदगी, उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि ख़ान साहब कहते हैं कि जब आप ईद मिलें एक दूसरे के साथ मुबारकबाद देने के लिए, तो एक दूसरे के कान में कहें कि हमने आज़ादी की ये जंग हर सूरत लड़नी है और इस तहरीक को आगे लेकर चलना है। यानी ये एक उस किस्म की तहरीक होगी जो कि तारीख़ में आज़ादी के लिए शुरू की गई, वो जंगें जो आज़ादी के लिए लड़ी गई, यानी एक पुरअमन तरीके से ये तहरीक चलाई जाएगी। लेकिन जिस किस्म की सपोर्ट ख़ान साहब को इस वक्त हासिल है, तो मुझे तो इस मामले में कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम इस बात पर कायल हो चुके हैं कि ये एक बैरूनी साजिश थी, और बैरूनी साजिश के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत गिराएगी। खान साहब के जो नकात थे वो भी इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि ये हुकूमत कोई ऑर्गेनिक तरीके से, कोई कुदरती तरीके से नहीं गिरी। राय साहब, मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ, हमजा समेत दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म के लिए 14 मई को इनको तलब कर लिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फैक्ट्स हैं राय साहब। और शहबाज शरीफ की हाज़िरी से माफ़ी की दरख्वास्त थी, और FI ने हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त की, मुखालफत नहीं की। क्यों करेंगे? वक्त का वज़ीर आज़म है, उसके ख़िलाफ़ कौन इख्तलाफ कर सकता है? पहले आपने DGI FIA को चेंज कर दिया, इसलिए किया ना कि कल को FIA जाकर ये ना कहे कि जनाब वज़ीर आज़म साहब को बुलाएं और हम मुखालफत नहीं करेंगे। मुखालफत होगी और अब मुखालफत नहीं हो रही, ये दोनों चीज़ें हैं। राय साहब, फिर देखें, अब कहा यह जा रहा है कि ये फ़र्द जुर्म आयद हो ही नहीं सकती।
जिस पर उनके वकील ने कहा है कि मैं दलाइल दूंगा, तो अदालत ने कहा कि आप अगली तारीख पे दें। लेकिन अब ये फर्द जुर्म लाजमी आयद होगी। तारीख में पहली दफ़ा शायद ये होगा कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर ऐसा फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। क्या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी राय साहब, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है, धोखा है जो ये अदालतों के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को दिया जा रहा है? क्योंकि आपको ये भी याद रखना होगा राय साहब, अदालतें अंडर प्रेशर, मरीम नवाज़ का बेंच टूटा है 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली, अदालतें भी अंडर प्रेशर हैं। क्या ये उसी प्रेशर का नतीजा है जो खान साहब बिल्ड कर रहे हैं और फ़र्द जुर्म आयद होगी? और अगर हो गई तो इसके इंटरनेशनली खबरें लगेंगी कि पाकिस्तान का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंडाइटेड और उसके ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। देखिए, 2-3 खबरों को मिलाकर पढ़ने की ज़रूरत है, तो उनके अंदर से खबर निकलती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को कि कौमी असम्बली का इजलास इस ख़ास दिन आपने बुलाना है और इस ख़ास वक्त तक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो जानी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि एक दिन के अंदर हमजा शहबाज का वजारत आला का हलफ हर सूरत सदर जो है वो इंतज़ाम करें और हर सूरत ये हलफ उठवाना चाहिए। और सदर पाकिस्तान जो सबसे बड़ा आइनी ओहदा है उनको डिक्टेट कर रही है लाहौर हाई कोर्ट। यानी पहले सुप्रीम कोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली को डिक्टेट कर रही थी और अब लाहौर हाई कोर्ट डिक्टेट कर रही है सदर पाकिस्तान को। तो इस पर अब तहरीक इंसाफ ने तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जो बिल्कुल वैलिड लगता है कि ये तो एक अदालती मार्शल लॉ लग गया है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। यानी लाहौर हाई कोर्ट सदर पाकिस्तान को हुक्म दे रही है कि 24 घंटे की डेडलाइन है, आप कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें और हर सूरत में हमजा शहबाज को वजारत आला का हलफ उठाएं। तो ये असल में 22 करोड़ लोगों का मुल्क नहीं है, ये 22 करोड़ लोगों की अदालतें नहीं हैं। ये शरीफ ख़ानदान के ये जो 24, 25, 26 लोग हैं, ये इदारे भी उनके हैं, ये अदालतें भी उनकी हैं, ये कानूनी निज़ाम भी उनका है, ये अदालती निज़ाम भी उनका है। अब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ, यानी एक तरफ तो इस तरह की डिक्टेशन, लेकिन जहाँ शहबाज शरीफ का केस आए वहाँ पर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इल्तवा पर इल्तवा। यानी ये फ़र्द जुर्म उस वक्त उन पर आयद होनी थी जब तहरीक अदम एतमाद अभी आई भी नहीं थी, लेकिन चूंकि सब कुछ एक प्लॉट के तहत हो रहा था, एक साजिश के तहत हो रहा था, इसलिए ये फ़र्द जुर्म टलती गई। और अब जाकर जिस वक्त फ़र्द जुर्म दोबारा से आयद होने की तारीख आई तो पता चला कि फिर एक मरतबा इल्तवा मिल गया। अच्छा, अब फ़र्द जुर्म अगर आयद ना भी हो, ज़ाहिर है कि ये अपना जिस तरह से कानूनी निज़ाम के साथ खेलते हैं और जिस तरह से कानूनी निज़ाम को यरगमाल बनाते हैं, ये दोबारा से यरगमाल बनाएंगे। लेकिन ये हकीकत तो नहीं बदल सकती ना कि इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने तारीख का ऐलान कर दिया था। और अगर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख का ऐलान कर दिया था तो इसका मतलब है कि जो चालान वहाँ पर सबमिट हुआ था FIA की जानिब से, उसके जवाबात शहबाज शरीफ की जानिब से जमा नहीं कराए गए। तो आपने जो कहा कि हेडलाइंस बनेंगी पूरी दुनिया में, इससे पहले आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक इंटरनेशनल जो मैगज़ीन हैं और इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे किस किस्म की हेडलाइंस चलती रहीं? इसी किस्म की हेडलाइंस बनती रहीं कि आसिफ अली जरदारी से हाथ मिला के हाथ देखना पड़ता है कि हाथ बच गया या आसिफ अली जरदारी ने आपका हाथ भी चोरी कर लिया। मियाँ नवाज शरीफ के मुतल्लिक बरतानिया के अखबारात में किस किस्म के इश्तिहारात छपते रहे। पैनामा लीक्स, ये कोई पाकिस्तानी अखबार ने तो नहीं छापा था, ना आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने छापा था, ना इमरान खान ने छापा था। ये तो एक इंटरनेशनल स्कैम था पैनामा पेपर्स, और उसमें मियाँ नवाज शरीफ और इनकी पूरी फैमिली के नाम किस तरह से आए थे और कितने मनफी तौर पर डिस्कस हुए थे। तो इससे पहले ही हमारी बदनामी के जो डंके बज रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने के बाद, तो वही इनफ है। और अब ये फ़र्द जुर्म वाली बात जो है, यानी ये एक पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये भी एक वाक़या लिखा जाएगा कि एक ऐसे शख्स को जिसको जेल जाने में सिर्फ 24 से 48 घंटे बाकी रह गए थे, उसको प्राइम मिनिस्टर बना के 22 करोड़ लोगों पर सिर्फ अमेरिका के एमा पर और एक साजिश के तहत मुसल्लत कर दिया गया। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूअर्स, आज का शो था, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।